जीक इस खानदान का सबसे लाचार और कमजोर वारिस आज लियो के सामने खड़ा था। वही लियो जिसे सब होनहार मानते हैं, जिसने पिछली जिंदगी में जीक को इतना मारा था कि वो रहम की भीख मांगने लगा था। पर अब जीक जानता है कि ये मुकाबला महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसे जलील करने की एक साजिश है। अपनी पिछली जिंदगी में वो अपनों के बीच ही पराया था और इन चचेरे भाइयों के हाथों हमेशा पिटता रहता था। लियो ने हंसते हुए कहा, जीक तुम सुधरे नहीं। तुम जैसे कचरे की जगह यहाँ नहीं है। पर जीक ने बस कंधे उचकाए और पलटकर जवाब दिया, अगर दोबारा मुंह खोला तो तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। लियो ने उसे बच्चा समझकर सिर थपथपाया, पर अगले ही पल बूम, एक जोरदार प्रहार। लियो दर्द से कराह उठा। आयोजक चिल्लाया कि अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ है, पर जीक ने शांत रहकर कहा, मैदान जंग में कोई रेडी नहीं बोलता। उसकी आंखों में खून सवार देख रेफरी की रूह कांप गई। गुस्से में पागल लियो उस पर झपटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीक के वार इतने हल्के क्यों लग रहे हैं। उसे लगा कि बस उसका डिफेंस कमजोर था। तभी उसे जीक की मुट्ठी बंद होते दिखी और वो मुस्कुराया, पर अचानक उसका सिर चकराने लगा। जीक को लगा कि शायद ये वार काफी नहीं था। रेफरी हैरान था कि 12 साल के बच्चे में इतना युद्ध कौशल कहां से आया। जब लियो ने उस पर काबू पाना चाहा, तो जीक ने फुर्ती से खुद को बचाते हुए उसके मुंह पर घुटने से जोरदार वार किया। सब दंग थे, क्या ये वही भीगी बिल्ली जीक ड्रेकर है? अब तो लियो का संतुलन भी पूरी तरह बिगड़ चुका था। जीक ने बिना रहम खाए उसकी पिंडलियों पर प्रहार किया। लियो को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा लड़का इतना घातक कैसे हो सकता है। वो फिर से खड़ा हुआ, पर जीक की फुर्ती पीटर पार्कर जैसी थी। उसने मुक्के को चकमा दिया, लियो का हाथ पकड़ा और उसे कोहनी के वार के साथ जमीन पर दे मारा। पूरा अखाड़ा लियो की पसलियां टूटने की आवाज से गूंज उठा। पर जीक यहीं नहीं रुका। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गया। फिर अपने बाल संवारते हुए बोला, थोड़ी कसरत हो गई, अब जिसे भी कुछ कहना है वो नीचे आ जाए। याद रहे, जीक अपनी शक्तियों को जगाने में नाकाम रहा था। सालों की जिल्लत के बाद उसे वो जादुई अवशेष मिला जिससे उसकी शक्तियां जाग सकती थीं। पर तभी उत्तरी गिरोह ने उसे घेर लिया। वो उसे तड़पाने का खेल खेल ही रहे थे कि जीक ने पलक झपकते ही पहले का सिर कलम कर दिया और दूसरे के सीने को चीर दिया। पर दुश्मन पूरी फौज के साथ वहां मौजूद थे। उनकी हीलिंग मैजिक घिनौनी थी। दूसरा दौर शुरू हुआ और अगले ही पल जीक की हालत बदतर थी। मरते मरते भी उसने वो अवशेष चुरा लिया जिसे सम्राट चाहता था। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी वो अवशेष चमकने लगा। उसमें कैद एक प्राचीन ड्रैगन ने उसके अटूट इरादे को पहचान लिया था। एक देवी की आवाज गूंजी और अगले ही पल वो अपने बचपन वाले शरीर में वापस आ गया। तभी बटलर डेकर ने आकर उसे तैयार होने को कहा। जीक उलझन में था कि वो कहाँ है। बटलर को शक हुआ कि क्या ये वाकई जीक है। पर जीक ने अपने दिमाग को शांत किया और उसे याद आया कि आज खानदान का बड़ा इम्तिहान है। वो क्रेडल में था, जहां बच्चों को योद्धा बनाया जाता था। ये जगह किसी जेल से कम नहीं थी जहां बच्चों को लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। वहां सब उसे हारा हुआ खिलाड़ी समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि मुख्य वंश का वारिस इतना दयनीय हो सकता है। पर अब जीक बदल चुका था। उसने एक को धूल चटाई और सबको चुनौती दे डाली। लेकिन कुछ बेवकूफ अब भी सबक नहीं सीखे थे, और उनमें सबसे बड़ा बेवकूफ था जेनवार्टेक। ये जोकर बड़े आत्मविश्वास के साथ जीक को ललकारने लगा, जैसे इसे अपनी ताकत पर बहुत गुमान हो। जीक वहां बोरियत से खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुकाबला मजेदार बनाना है तो तुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। उसने जेनवार्टेक के अंगरक्षक लियाम स्टोन को भी बुला लिया। जीक का मतलब साफ था, तुम इतने कमजोर हो कि दो के खिलाफ लड़ना ही मेरे लिए मजेदार होगा। ये सुनकर जेनवार्टेक का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे मदद की बात अपमानजनक लगी, पर जीक उसे उकसाता रहा।
गुस्से से लाल होकर जेनवार्टेक उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो अखाड़े में उतरे, इंस्ट्रक्टर ने जीक को चेतावनी दी कि बिना इशारे के हिलना भी मत। जीक मुस्कुराया, क्योंकि आखिर में जेनवार्टेक अपने नौकर को साथ ले ही आया था। अब बात करते हैं लियाम की। पिछली जिंदगी में ये शख्स एक लीजेंड था, मर्सिनरी किंग। उसने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मिन्नतें की थीं, पर उसे छोटे से देश की सेना में भर्ती होना पड़ा। जब वो देश बर्बाद हुआ तो लियाम एक भाड़े का सैनिक बन गया। अपने अनुभव से उसने स्टोन मर्सिनरीज खड़ी की और रेड नाइट के नाम से मशहूर हुआ। उसने बड़े बड़े गुटों को एकजुट किया और मर्सिनरी किंग का खिताब पाया। वो उत्तरी योद्धाओं के लिए एक बुरे सपने जैसा था। पर इस बार जीक इतिहास बदलने वाला था। जैसे ही इशारा मिला, जेनवार्टेक ने एक जोरदार मुक्का चलाया, पर जीक ने उसे एक हाथ से ऐसे रोक लिया जैसे वो कुछ भी न हो। जब उसने लात चलाने की कोशिश की तो जीक के सुरक्षा घेरे से टकराकर वो खुद ही चोटिल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जीक अपनी जादुई शक्तियों के साथ उस पर टूट पड़ा। जेनवार्टेक ने चेहरा बचाने की कोशिश की, पर जीक का निशाना उसकी जख्मी टांग थी। एक करारा प्रहार और फिर पसलियों पर ऐसा वार कि जेनवार्टेक खून की उल्टियां करने लगा। वो घमंडी योद्धा अब जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा था और लियाम को जीक को खत्म करने का हुक्म दे रहा था। अब लियाम आगे बढ़ा और माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। उसकी पहुंच बहुत लंबी थी। अगर जीक उसे पहला वार करने देता तो खेल बिगड़ सकता था। जीक ने पहल की और स्लैश स्किल का इस्तेमाल कर मुक्कों की बौछार कर दी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लियाम सिर्फ अपना बचाव कर पा रहा था। देखने वाले हैरान थे कि जिस दुनिया में तलवारों का बोलबाला हो, वहां कोई सिर्फ मुक्कों से कैसे लड़ सकता है। जीक की तकनीक बेमिसाल थी, पर इसका असर उसके शरीर पर भी पड़ रहा था। ऊपर से लियाम की मजबूत काया, वो हर वार को चट्टान की तरह झेल रहा था। जीक ने अपनी पूरी ताकत एक आखिरी प्रहार में झोंक दी, पर लियाम ने उसे मक्खी की तरह हवा में उछाल दिया। जीक ने हार नहीं मानी। उसने हवा में ही लियाम के सिर पर वार किया और अपनी खास स्किल से उसके गले को पैरों से जकड़ लिया। क्योंकि ताकत कितनी भी हो, बिना ऑक्सीजन के दिमाग काम नहीं करता। पर लियाम ने उसे पटककर मुक्कों से जीक का चेहरा बिगाड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार जीक की योजना काम आई। लियाम की ताकत जवाब दे गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा अखाड़ा सन्न था। कुछ घंटों बाद जब जीक आराम कर रहा था, उसका बटलर हालचाल लेने आया। वो एक फिक्रमंद बाप की तरह उसका हाथ चेक करने लगा। जीक जानता था कि ये बूढ़ा सिर्फ हाल पूछने नहीं आया, बल्कि ये देख रहा है कि क्या जीक की ऑरा जागी है या नहीं। जैसे ही बटलर ने नीली ऊर्जा प्रवाहित की, जीक चौंक गया। क्या ये मामूली बटलर एक ब्लू नाइट है? इतनी बारीकी से ऊर्जा को काबू करना मामूली बात नहीं थी। अब नाइट्स की ताकत को समझिए। सबसे नीचे व्हाइट, फिर येलो, फिर पर्पल और उनके ऊपर ब्लू नाइट्स। उनके बाद आते हैं रेड नाइट्स और आखिर में लीजेंडरी ब्लैक नाइट्स। तो एक ब्लू नाइट का मामूली नौकर बने रहना वाकई में दाल में कुछ काला होने जैसा था। बटलर ने गंभीर होकर पूछा, क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? जीक ने निडर होकर पलटकर पूछा, क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानता? फिर हंसते हुए बात टाल दी, पर ये जरूर कहा, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत से सरप्राइज बाकी हैं, बस मेरा हुक्म मानो। बटलर ने झुककर बताया कि ट्रेनिंग रूम तैयार है। वहां जाते हुए जीक सोच रहा था कि आखिर इस बटलर को उसके पीछे किसने लगाया है। पर जो भी हो, वो इस स्थिति का फायदा उठाएगा। जब वो ट्रेनिंग रूम में पहुंचा तो वहां की शानो शौकत देखकर वो भी दंग रह गया। मैदान में अब खौफ का माहौल था, सिवाय एक सनकी के जो जीक से भिड़ने को बेताब था। खैर, कुछ घंटों बाद जीक अपने कमरे में सुस्ता रहा था कि तभी उसका बटलर आ धमका। मैच की खबरें उस तक पहुंच चुकी थीं, तो वो फौरन फिक्रमंद बाप की तरह जीक का हाल पूछने लगा। जीक ने उसे टालना चाहा, पर वो बूढ़ा अड़ गया कि वो नब्ज चेक करके ही रहेगा। जीक कोई बेवकूफ नहीं था।
वो समझ गया कि ये सिर्फ मामूली चेकअप नहीं है, ये चालाक बुढ़ा ये देखना चाहता है कि क्या जीक की ऑरा जाग गई है। जीक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बटलर ने उसके शरीर में नीली ऊर्जा प्रवाहित की। इसे देखते ही जीक के होश उड़ गए। क्या ये मामूली नौकर एक ब्लू नाइट है? किसी और के शरीर में अपनी ऊर्जा डालना ही बहुत मुश्किल होता है, पर इतनी सफाई से उसे कंट्रोल करना, ये तो उस्तादों का काम है। अगर ये वाकई एक ब्लू नाइट है तो सवाल ये है कि इतना ताकतवर इंसान यहाँ घर का नौकर बनकर क्या कर रहा है। अब आप नाइट्स की ताकत का हिसाब समझिए ताकि कोई उलझन न रहे। सबसे नीचे हैं व्हाइट स्वॉर्ड्समैन, यानी वो बच्चे जिनकी ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है। फिर येलो स्वॉर्ड्समैन जो अपनी ऑरा जगा चुके हैं। उनके ऊपर पर्पल नाइट्स जो अपनी तलवार को ऑरा से मजबूत करते हैं। और फिर ब्लू नाइट्स जो ऑरा की धारदार ब्लेड बना सकते हैं। इसके बाद रेड नाइट्स आते हैं जो अपनी सीमाओं को लांघ चुके होते हैं। और अंत में आते हैं ब्लैक नाइट्स, वो जो सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। तो समझ लीजिए कि एक ब्लू नाइट का आपका बटलर होना कितनी बड़ी बात है। जांच खत्म कर उस बूढ़े ने बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? जीक टस से मस नहीं हुआ और उल्टा उसी से पूछ लिया, क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानता? माहौल तनावपूर्ण होने ही वाला था कि जीक हंस पड़ा, पर बटलर खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, आप इतना बदल कैसे गए? ये सुनकर जीक के कदम रुक गए। उसने अपनी तीखी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम्हारा सवाल ही गलत है। ये मत पूछो कि मैं अब क्यों बदला, ये पूछो कि मुझे बदलने में इतनी देर क्यों लग गई। जीक ने साफ कर दिया कि ये तो बस शुरुआत है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए वो बस चुपचाप उसके हुक्म का पालन करे। बटलर ने झुककर बताया कि ट्रेनिंग रूम तैयार है। वहां जाते हुए जीक का दिमाग तेज चलने लगा कि आखिर इस बटलर को उसके पीछे लगाया किसने है। पर जो भी हो, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाला था। वो उस बूढ़े को अपने करीब रखकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाएगा और सारी जानकारी निकलवा लेगा। उसे यकीन था कि ये उसकी मां की तरफ से कोई नहीं है, जरूर उसके भाई बहनों में से ही कोई चालें चल रहा है। जब उसने ट्रेनिंग रूम के अंदर कदम रखा तो एक पल के लिए वो भी दंग रह गया, क्योंकि वो जगह जरूरत से ज्यादा आलीशान थी। कसरत शुरू करने से पहले उसने अपना सिस्टम चेक किया। एक कमांड देते ही पैनल सामने आ गया। उसने गौर किया कि लड़ाई के दौरान बार बार इस्तेमाल करने से उसकी स्लैश स्किल का लेवल बढ़ गया है। फिर उसकी नजर ड्रैकोनियन स्किल पर पड़ी, पर वो लॉक थी। उसे खोलने के लिए 10 कर्मा पॉइंट्स चाहिए थे और उसके पास अभी 0 था। सिस्टम ने बताया कि कर्मा पॉइंट्स कालकोठरी यानी डेंजन्स में राक्षसों को मारकर मिलेंगे, पर उसके लिए पर्पल नाइट होना जरूरी था, जो फिलहाल मुमकिन नहीं था। जीक के मन में सबसे बड़ा सवाल अपनी वापसी और इस रहस्यमयी सिस्टम को लेकर था, पर अभी ज्यादा सोचने का फायदा नहीं था। उसने अपनी तलवार कसकर थाम ली। चाहे इस सिस्टम से हो या अपने ड्रैको खानदान के खून से, वो ताकतवर बनकर रहेगा। यहाँ शक्ति के 2 रास्ते हैं, योद्धाओं के लिए ऑरा और जादूगरों के लिए माना। योद्धा डेंजन्स में अपनी ऑरा को निखारते हैं और जादूगर घेरे बनाकर माना बढ़ाते हैं। पर नियम यह है कि एक रास्ता चुनते ही दूसरा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बाकियों के उलट जीक न तो योद्धा बन पाया न जादूगर, इसीलिए उसे नाकाम मानकर ठुकरा दिया गया। दर दर भटकने के बाद उसे उसके उस्ताद मिले, जिन्होंने उसे ईथर हॉल तकनीक सिखाई, जिससे कुदरत की ऊर्जा यानी ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। आज की तारीख में सिर्फ वो और उसके उस्ताद ही इसे जानते थे। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब जीक पस्त होने वाला था, तभी उसकी हीलिंग और रिकवरी स्किल्स खुद ब खुद जाग उठीं। ये हीलिंग शक्ति बहुत दुर्लभ थी, अगर कोई देख लेता तो उसे अजूबा समझने लगता। इसीलिए उसने लियाम के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया था और कमरे में अकेले होने पर ही खुद का इलाज किया। अगली सुबह तक पूरा ट्रेनिंग हॉल किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था।
एक हफ्ता बीत गया और एकेडमी की कैंटीन में गपशप शुरू हो गई कि जीक अचानक इतना कैसे बदल गया। लोग कहने लगे कि पक्का ये कोई काला जादू या शैतानी साया है। दूसरी तरफ एकेडमी के रईस और काबिल छात्र एक साथ डिनर कर रहे थे। वहां रैना टुरून खामोशी से खा रही थी। पास ही ओवेन जिमोन्स बड़े सलीके से बैठा था और उनके सामने था चोटिल पर बदतमीज जेनवार्टे। ओवेन ने उसे ढंग से खाने को कहा क्योंकि तलवारबाजी का मुकाबला करीब था, पर जेनवार्टेक ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और उसका खाना उछलकर जमीन पर जा गिरा। इस झटके से रैना का खाना भी प्लेट से बाहर गिर गया, जिससे वो आग बबूला हो गई। उसकी खौफनाक नजरों ने जेनवार्टेक को सन्न कर दिया। इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सब जीक से नफरत करते थे। पर सच तो ये है कि ये आपस में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बस जीक के खिलाफ इनका गुस्सा इन्हें साथ रखे हुए था। ओवेन को लगा कि जीक ने भले ही पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया हो, पर तलवारबाजी में वो फिसड्डी ही साबित होगा। आखिर उसे तलवार पकड़नी तक तो आती नहीं थी। कोई कहने लगा कि वो इतना कमजोर है कि उसे हल्की तलवार बनवानी पड़ी। जेनवार्टेक को अभी भी अपनी हार पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि जीक सिर्फ किस्मत के भरोसे जीता है। पर रैना इन बातों में नहीं आई। उसने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम बेवकूफ वाकई ये मानते हो तो तुम ड्रेकर खानदान के योद्धा कहलाने के लायक ही नहीं हो। अब इन लोगों को इतना यकीन क्यों था कि जीक तलवारबाजी में हारेगा? असल में तलवारबाजी के मुकाबले असली हथियारों से होते हैं, जहां जरा सी चूक भारी पड़ती है और कमजोर योद्धा की पोल खुल जाती है। एक महीने बाद आशीर्वाद रस्म यानी ब्लेसिंग रिचुअल होना था, जहां सबकी औरा जागती है। तब तक ये मुकाबले ही असली परीक्षा थे। आखिरकार वो दिन आ गया और जीक को पुकारा गया। जीक बिना किसी झिझक के अखाड़े में उतरा, एक विशाल तलवार अपने कंधे पर रखे हुए। इतनी बड़ी तलवार देखकर भीड़ हंसने लगी। उन्हें लगा ये कोई मजाक है। सबको लगा कि जीक उन बेवकूफों में से है जो सोचते हैं कि हथियार जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही पक्की होगी। तभी दूसरी तरफ से रैना पूरे जोश में सामने आई। उसने बड़ी शान से जीक को चुनौती दी। जीक ने फौरन चुनौती स्वीकार कर ली, पर उसके अंदाज ने रैना को सोच में डाल दिया। उसे उस विशाल तलवार को बड़ी आसानी से उठाते देख रैना समझ गई कि ये वो पुराना जीक नहीं है। पहले वाला जीक तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, पर अब उसकी मौजूदगी ही अलग थी। एक पल के लिए रैना सहम गई, जिससे उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसे अपनी इस सोच से घिन होने लगी, पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। इधर जीक भी दबाव महसूस कर रहा था, क्योंकि ये मुकाबला कोई मामूली बात नहीं थी। उसके सामने फ्यूचर लाइटनिंग नाइट खड़ी थी और ये वाकई डरावना था। अपनी पिछली जिंदगी में रैना टेरान एक महान योद्धा बनी थी। वो उन चुनिंदा लोगों में से थी जिनकी औरा रस्म से सालों पहले ही जाग गई थी। इस कुदरती तोहफे के बावजूद उसने एकेडमी में कभी अपनी औरा का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि वो बुनियादी युद्ध कला में माहिर बन सके। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो कम खतरनाक थी। मुकाबला शुरू हुआ और तलवारों के टकराते ही चिंगारियां उठने लगीं। पहली टक्कर के बाद रैना ने फुर्ती से हमला किया और जीक को पीछे धकेल दिया। इसी एक वार से जीक समझ गया कि रैना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मंझी हुई खिलाड़ी है। रैना बिना रुके बिजली की रफ्तार से वार पर वार करने लगी। पीछे से उसके साथी चिल्ला रहे थे कि इस लूजर को जल्दी खत्म करो, पर एक समझदार लड़के ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, आंखें खोलकर देखो, रैना उसे पीछे नहीं धकेल रही, बल्कि जीक उसे मजबूर कर रहा है। रैना को जीक के डिफेंस में कमियां दिख रही थीं, पर जैसे ही वो हमला करती, जीक उसे रोक लेता। ये बात रैना को चिढ़ा रही थी। उसे लग रहा था जैसे जीक के लिए ये कोई मुकाबला नहीं, बल्कि ट्रेनिंग सेशन हो। वो जानबूझकर उसे हमला करने का न्योता दे रहा था, जैसे उसे परख रहा हो। कई तीखे हमलों के बाद रैना बुरी तरह थक गई, पर जीक के चेहरे पर थकान का नामोनिशान तक नहीं था। जीक अब उसे उसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहता था।
उसने अपना रुख बदला, जैसे वो अचानक झपटने वाला हो। रैना को अपनी रफ्तार पर भरोसा था, उसे लगा वो दूरी बनाए रखकर संभाल लेगी। पर पलक झपकते ही जीक उसके बिल्कुल सामने आ पहुंचा। इससे पहले कि वो कुछ सोचती, जीक ने जोरदार वार किया। जमीन में दरारें पड़ गईं और पूरे अखाड़े में कंपन होने लगा। फिर जीक ने अपनी तलवार हवा में घुमाई। लगा जैसे निशाना चूक गया, पर असल में उस वार से उड़े पत्थरों के टुकड़े सीधा रैना के चेहरे पर जा लगे। वो दर्द से तिलमिलाई और उसी पल जीक की तलवार उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब पहुंचकर रुक गई। रैना को लगा कि खेल खत्म हो गया है। पर तभी कुछ अजीब हुआ, जीक के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। भीड़ खुशी से पागल हो गई, उन्हें लगा जीक हार गया और रैना जीत गई। पर इंस्ट्रक्टर सब देख रहा था। उसने देख लिया था कि हार के डर से रैना ने अनजाने में अपनी ऑरा का इस्तेमाल कर लिया था। रैना ने कसम खाई थी कि वो एकेडमी में आने तक अपनी ऑरा को हाथ नहीं लगाएगी, पर जीक ने उसे वो कसम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो पछतावे में खड़ी थी कि तभी जीक दोबारा उस पर झपटा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जीक का मुक्का सीधे उसके गले पर लगा। वो खून की उल्टियां करती हुई घुटनों के बल बैठ गई। भीड़ जीक को बुरा-भला कहने लगी कि ये तलवारबाजी थी और उसने धोखे से वार किया है। पर जीक को किसी की परवाह नहीं थी। उसने शांत होकर रैना से पूछा, तो क्या अभी और लड़ना है? रैना खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, पर आखिरकार उसे समझ आ गया कि अगर जीक के हाथ में तलवार होती तो वो अब तक मर चुकी होती। रैना ने बड़े सम्मान के साथ अपनी हार मान ली। जो भीड़ कुछ देर पहले जीक को कचरा कह रही थी, वो अब सन्न खड़ी थी। जीक ड्रेकर, जिसे सब खानदान का कलंक समझते थे, उसने फ्यूचर लाइटनिंग नाइट को धूल चटा दी थी। कहानी अब एबेल के किले की तरफ मुड़ती है, जहां शहर जल रहा था और हर तरफ खून था। वहां एबेल बड़े इत्मीनान से चाय पीते हुए वो खत पढ़ रहा था जिसमें जीक की जीत का जिक्र था। उसने पूछा कि आशीर्वाद रस्म कब है। पता चला कि अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, तो एबेल ने फैसला किया कि वो खुद उस रस्म में शिरकत करेगा। वो देखना चाहता था कि सबसे छोटे ड्रेकर की ऑरा कैसी जागती है। इधर सब जीक की जीत का जश्न मना रहे थे, पर हमारा हीरो वापस अपनी ट्रेनिंग में जुट गया। 1 महीना बीत गया और आखिरकार आशीर्वाद रस्म का दिन आ गया। जीक अभी भी सोच रहा था कि पिछले जन्म में उसने इतने कमजोर शरीर के साथ रेड नाइट का खिताब कैसे हासिल किया था। उसकी स्किल्स अब एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुकी थीं। उसने गौर किया कि उसका बटलर डेकर उस पर गिद्ध जैसी नजर रखे हुए है। डेकर ने आकर बताया कि 2 घंटे में उन्हें रस्म के लिए निकलना है। जीक बरसों बाद ड्रेकर खानदान की मुख्य रियासत ट्रॉय जा रहा था। ये रस्म एक ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में होनी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि ये कोई मामूली मिलन नहीं है। वहां बड़े-बड़े महारथी और जासूस मौजूद थे। जीक को पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर उसका खून खौल उठा। वो और कोई नहीं, एबेल शेकिंग था। तभी हकीकत उसके सामने आई। अगर जीक के हाथ में मुक्के की जगह चाकू होता, तो रैना अब तक ऊपर पहुंच चुकी होती। बस इसी ख्याल ने सब बदल दिया। आखिरकार उसने जीक को सम्मान दिया और अपनी हार मान ली। वही भीड़ जो अभी तक जीक को कचरा समझ रही थी, अब सन्न खड़ी थी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जीक ड्रेकर, जिसे खानदान का कलंक कहा जाता था, उसने रैना टेरान को धूल चटा दी थी। वो रैना जो आने वाली लाइटनिंग नाइट और अपनी पीढ़ी की सबसे काबिल योद्धा मानी जाती है। कहानी अब एबेल के किले की तरफ मुड़ती है, जहां मंजर खौफनाक था। पूरा शहर जल रहा था और हर तरफ खून ही खून था, पर ये साइको बड़े मजे से चाय की चुस्कियां ले रहा था। एबेल को बाहर की तबाही से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस जीक की जीत का खत पढ़ने में खोया था। उसने पूछा कि आशीर्वाद रस्म कब है, तो पता चला कि अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं। एबेल ने तय किया कि वो ड्रेकर खानदान की पार्टी में बिन बुलाया मेहमान बनकर जाएगा।
वो मशहूर स्वॉर्ड मास्टर अपनी आंखों से इस लड़के का जादू देखना चाहता था। इधर एकेडमी में सब जश्न मना रहे थे, पर जी वो तो वापस अपनी ट्रेनिंग में जुट गया। उसे तारीफों से कोई सरोकार नहीं था। वक्त बीतता गया और 1 महीना निकल गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। पर जीक अभी भी इसी उलझन में था कि पिछले जन्म में इतने कमजोर शरीर के साथ वो रेड नाइट कैसे बन गया था। कसरत खत्म कर उसने अपनी स्टेटस विंडो चेक की। उसकी मास्टरी स्किल अब एक्सपर्ट लेवल पर थी। मजे की बात यह है कि हर बार रैंक बढ़ने पर मास्टरी रीसेट हो जाती थी, यानी वो उन्हें बार बार निखार सकता था। उसकी स्विफ्ट स्टेप स्किल भी बढ़ चुकी थी। तभी उसने देखा कि बटलर डेकर उसे गौर से देख रहा है। डेकर ने आकर बताया कि 2 घंटे में निकलना है। जीक अरसे बाद ड्रेकर खानदान की मुख्य रियासत जा रहा था। आशीर्वाद रस्म एक मशहूर प्राचीन युद्धभूमि ड्रैगन स्लेयर पर होनी थी। जैसे ही वो अपनी बग्घी से उतरा और आयोजन वाली जगह पहुंचा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि यहाँ का माहौल काफी गंभीर है। वहां एक से बढ़कर एक धुरंधर और जासूस मौजूद थे जो सिर्फ उसे परखने आए थे। जीक को पता था कि सब क्या सोच रहे हैं, पर तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देख उसका खून खौल उठा। वो और कोई नहीं, खुद एबेल शेकिंग था। वहां एबेल किसी मेहमान से हाथ मिला रहा था और उसके चेहरे पर घोर बोरियत थी। उसे इस रस्म से कोई मतलब नहीं था, सिवाय अपने सबसे छोटे भाई के। ड्रेकर खानदान के दूसरे बेटे को सब लायन ब्लेड कहते हैं, पर जीक उसे एक और नाम से जानता था, कसाई योद्धा। अपने बड़े भाई के सामने खड़े होकर जीक ने खुद को शांत रखा, क्योंकि फिलहाल वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। पर एक बात अजीब थी, पिछली जिंदगी में एबेल कभी जीक की इस रस्म में नहीं आया था। इसका मतलब था कि जीक के पिछले फैसलों ने वक्त की धारा बदल दी है। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींची, पर फिर उसे लगा कि शायद ये बदलाव उसके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। आखिरकार रस्म शुरू हुई। सबसे पहले आरोन को बुलाया गया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और अपना हाथ उस जादुई कुंड में डाल दिया। तुरंत ही नीली ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ने लगी। एक बुजुर्ग समझाने लगे कि कैसे ड्रेकर वंश के हर बच्चे की शक्तियां 12 साल की उम्र तक सील रहती हैं और ये रस्म ही उन्हें खास बनाती है। जहां आम योद्धा 20 साल की उम्र में अपनी शक्ति जगाते हैं, ड्रेकर खानदान के बच्चों को ये ताकत बहुत पहले मिल जाती है। पर इनमें से भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो माना इनहिबिशन जैसी खास काबिलियत जगा पाते हैं। अचानक कुंड के पास लगे जादुई लैंप बुरी तरह टिमटिमाने लगे और चारों तरफ लाल चिंगारियां उठने लगीं। ये इस बात का संकेत था कि आरोन की शक्ति पूरी तरह शुद्ध यानी प्योर ब्लड है। ऐसे योद्धा रेड और ब्लैक नाइट्स तक को टक्कर दे सकते हैं। पर इसकी एक भारी कीमत भी है, उनका शरीर जादू यानी माना के प्रति इतना प्रतिरोधी हो जाता है कि आम जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। उन्हें खास दस्ताने पहनने पड़ते हैं, जैसे रैना हर वक्त पहनती है। एक बार शुद्ध खून साबित होने के बाद वो आधिकारिक तौर पर परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हें असीमित संसाधन और बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है। अब सबकी धड़कनें तेज थीं, क्योंकि अगली बारी जीक ड्रेकर की थी। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों को लग रहा था कि जीक की शक्ति रैना से भी कहीं आगे होगी। जैसे ही जीक आगे बढ़ा, उसे पुरानी यादों ने घेर लिया। पिछली जिंदगी में इसी जगह उसे सिर्फ जिल्लत और शर्मिंदगी मिली थी। उस दिन वो पूरी तरह टूट गया था। पर अब सब कुछ अलग था। वो अब कमजोर नहीं था, उसने घाव भरना, ईथर पर काबू पाना और असली लड़ाई सीखी थी। उसने खुद को फौलाद बनाया था। कांसे की उस मूर्ति के सामने खड़े होकर उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे कुछ शानदार मिलेगा। जीक ने जैसे ही अपना हाथ कुंड में डाला, मूर्ति जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक रुक गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आशीर्वाद रस्म के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि एबेल भी एक पल के लिए दंग रह गया।
जीक ने अपना हाथ बाहर निकाला और वो समझ गया कि क्या हुआ है। कुछ नहीं बदला। उसकी सारी मेहनत, उसकी तरक्की, सब बेकार गई। उसने एबेल की मौजूदगी को अपने दिमाग पर हावी होने दिया और खुद को यकीन दिलाया कि इस बार नतीजा अलग होगा, पर गहराई में उसे सच पता था। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई और लोगों की उम्मीदें अब मजाक में बदल गईं। सबसे होनहार दावेदार अपनी शक्ति जगाने में नाकाम रहा था। ड्रेकर वंश का वारिस और कोई शक्ति नहीं। ये मुमकिन नहीं था। लोग रैना पर उसकी जीत को भी अब एक धोखा या चालाकी बताने लगे। पर जीक को इन बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दुनिया की परवाह करने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने का दूसरा रास्ता ढूंढने में लगा था। तभी अचानक सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई और आवाज आई, माफ करना, हम तुम्हारी क्लास यानी श्रेणी की पहचान के बारे में एक बहुत जरूरी जानकारी देना भूल गए थे। जीक हैरान रह गया। क्या? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सिस्टम ने जानकारी पूरी की। पहचान सफल। यूजर की प्रतिभा, हीलर, और देखते ही देखते उसके शरीर में ताकत का सैलाब उमड़ने लगा। उसकी क्लास आखिरकार खुल गई थी। पर तभी एक और संदेश सामने आया, दुर्लभ क्लास, रेयर क्लास, अनलॉक हो गई है। जैसे ही ये संदेश आया, वो मूर्ति रोशनी के धमाके के साथ फटी। और वो कोई मामूली रोशनी नहीं थी, वो लाल रोशनी थी। और इस दुनिया में लाल रोशनी का मतलब सिर्फ एक ही था, शुद्ध खून यानी प्योर ब्लड की जागृति। पूरा हॉल पागल हो उठा। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है। ये लड़का तो सीधे रेड नाइट के स्तर पर पहुंच गया था। सिस्टम जीक की आत्मा की गहराइयों तक पहुंच गया, जहां प्राचीन ड्रैगन का आशीर्वाद छिपा हुआ था। एबेल ये सब देख रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। पर रुको, पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि सिस्टम अभी और भी बहुत कुछ दिखाने वाला था। जीक की पुरानी काबिलियतें चमकने लगीं और आपस में मिलकर कुछ नया बनाने लगीं। स्क्रीन पर जब नया खिताब आया तो जीक खुद भी चकरा गया। वहां लिखा था, यूनिक क्लास अनलॉक, द इमॉर्टल, अमर। अब जीक ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ये नई क्लास क्या बला है, कि वहां मौजूद लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं रहा। जीक तो बेकार था, फिर इसने रेड अवेकनिंग कैसे कर ली? कुछ लोग खुद को तसल्ली देने लगे कि शायद मूर्ति खराब हो गई है, पर तभी किसी ने इशारा किया, तो फिर उन जादुई लैंपों का क्या जो पागल हो चुके हैं? वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर सच सामने था। तभी एबेल मैदान में उतरा। उसने धीरे धीरे तालियां बजानी शुरू की और उसकी आवाज में वही पुराना अहंकार था। वो बोला, कोई हमारे नए शुद्ध खून वाले भाई को बधाई क्यों नहीं दे रहा? मजबूरी में लोग धीरे धीरे बेमन से तालियां बजाने लगे। एबेल ने जीक के लिए दस्ताने मंगवाए। जीक ने वो ले तो लिए, पर वो मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे इनकी कोई जरूरत नहीं है। वो बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। एबेल को लग रहा था कि उसने जीत हासिल कर ली है, पर जीक गुस्से से भरा हुआ था। आखिर उस एबेल को ही बीच में दखल क्यों देना था? रस्म अब जश्न में बदल गई थी, पर जीक को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही वो निकलने वाला था, किसी ने उसे पुकारा। वो वहीं ठहर गया। एबेल ने बड़े इत्मीनान से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, और फिर बधाई देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जीक एबेल से नफरत करता था, पर सबके सामने हाथ न मिलाना आफत को दावत देना होता। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया, पर तभी जम गया। उसकी पिछली जिंदगी की एक खौफनाक याद बिजली की तरह दिमाग में कौंधी। दिमाग के सोचने से पहले ही उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। एबेल के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। बड़े शर्म की बात है, छोटे भाई ने सबके सामने बेइज्जती कर दी। जीक ने अपने दांत भींचे। वो इस दरिंदे से हाथ नहीं मिला सकता था, चाहे जो हो जाए। एबेल ने बस हाथ हिलाया और मुड़ गया। कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। जीक भी यही चाहता था। एक दिन वो एबेल का सामना जरूर करेगा, पर अपनी शर्तों पर, ऐसे नहीं। पार्टी में हर कोई बस इसी बारे में बात कर रहा था। एक ही रस्म में दो शुद्ध खून की जागृति।
ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऊपर से वो सुनहरी रोशनी जिसने सबको उलझन में डाल दिया था। पर मुख्य खिलाड़ी यानी जीक वहां कहीं नहीं था। उसे इन पाखंडी लोगों से बात करने के बजाय शांति ज्यादा पसंद थी। वो एक शांत कमरे में आराम कर रहा था, पर उसे कुछ अजीब लगा। उसे माना इनहिबिशन जैसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। भाई, प्योर ब्लड अवेकनिंग का मतलब ही यही है कि आपका शरीर जादू को पूरी तरह नकार देता है। हर प्योर ब्लड वाले को दस्ताने पहनने पड़ते हैं क्योंकि उनका शरीर जादू वाली चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर जीक तो बिल्कुल ठीक था। उसने दस्ताने उतारे, कोई असर नहीं। तभी सिस्टम विंडो खुली और उसे फर्क समझ आया। उसकी खूबी माना इनहिबिशन नहीं, बल्कि माना रिफ्लेक्शन, जादू का परावर्तन थी। इसका मतलब था कि वो अपने आसपास जादू को बेअसर कर देता है। ये कोई निष्क्रिय खूबी नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय कौशल था। इसीलिए लैम्पो ने उस पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जादू को नकार नहीं रहा था, उसे मोड़ रहा था। और फिर उसकी क्लास, द इमॉर्टल। इसका क्या मतलब था? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रस्म में बाकी सब नीली ऑरा के साथ निकले थे, सिर्फ रैना रेड नाइट बनी थी। पर जीक, सुनहरी रोशनी, अमर क्लास और एक ऐसी खूबी जो दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए थी। जीक कड़ियां जोड़ने लगा। शायद उस मूर्ति ने रस्म के वक्त उसे परखने के लिए एक टर्मिनल का काम किया था। जैसे ही उसे सही जानकारी मिली, मूर्ति पागल हो गई। अब सब साफ था, वो मूर्ति सिर्फ ये नहीं देख रही थी कि कोई जागा है या नहीं, वो क्लास का फैसला कर रही थी। लाल रोशनी का मतलब था दुर्लभ क्लास और सुनहरी का मतलब था यूनिक यानी अद्वितीय। वो मूर्ति ड्रेकर खानदान के पूर्वजों से भी पुरानी थी। आजकल किसी को क्लास के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए ये सब गड़बड़ हुई। सबने लाल रोशनी को शुद्ध खून समझ लिया, जबकि वो रेयर क्लास थी। यहां तक कि खानदान के मुखिया को भी ये नहीं पता था। जीक ने गौर किया कि उसे रस्म के दौरान 100 कर्मा पॉइंट्स मिले हैं। उसने फौरन ड्रैकोनियन स्किल खरीद ली। ढेर सारा ज्ञान उसके दिमाग में भर गया। उसे कुछ शुरुआती काबिलियतें मिली, ड्रैगन आइज, ड्रैगन की शक्ति और डिवाउर, निगलना। पहले दो तो ठीक थे, पर डिवाउर सिर्फ पाचन में मदद करता था, जो बिल्कुल बेकार लगा। ड्रैगन की शक्ति के लिए ऑरा चाहिए थी, जो अभी खतरनाक हो सकती थी। तो उसने ड्रैगन आइज आजमाई। पहले तो कुछ अलग नहीं लगा, पर जब उसने बाहर बगीचे की मूर्ति को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी नजरों की ताकत कई गुना बढ़ गई है। और सबसे बढ़िया बात, वो जिस भी चीज को देखता, उसकी पूरी जानकारी उसके सामने आ जाती, जैसे उस मूर्ति की बनावट और गहराइयां। पर इतनी ज्यादा जानकारी ने उसके दिमाग का दही कर दिया और वो बुरी तरह थक गया। उसे समझ आ गया कि इस शक्ति का इस्तेमाल उसे बहुत सोच समझकर करना होगा। शुक्र है कि उसकी हीलिंग पावर खुद ब खुद काम करने लगी। उसे कुछ करना नहीं पड़ा, वो अपने आप हो गया। सिस्टम चेक करने पर एक और सरप्राइज मिला। उसकी सारी स्किल्स अब पैसिव यानी अपने आप काम करने वाली बन गई थीं और उनका लेवल भी बढ़ गया था। उसका हीलिंग फैक्टर अब बिना किसी कमांड के शरीर की मरम्मत करने लगा था। ये बहुत ताकतवर था, पर असीमित नहीं, वरना वो पिछली जिंदगी में नहीं मरता। इसे परखने के लिए उसने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाया। कुछ ही सेकंड में घाव ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। जीक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे यकीन था कि जो पढ़ाई 5 साल में होती है, वो उसे 2 साल में ही खत्म कर लेगा। और क्यों न हो, ड्रेकर एकेडमी योद्धाओं की सबसे बड़ी पाठशाला जो थी। हर कोई वहां दाखिला लेना चाहता था और दाखिले के वक्त ट्रॉय शहर में हुजूम उमड़ पड़ता था। जीक भी अब पूरी तरह तैयार था उस दुनिया को अपना जलवा दिखाने के लिए।